हेलो नीट एस्पिरेंट्स, होप सो आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और वे फुल सिलेबस टेस्ट भी देना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन ये जो आखिरी का 3-4 मंथ्स है, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। ये जो पूरे प्रिपरेशन का 3-4 मंथ्स होता है, ये ट्रांसफॉर्मिंग जोन होता है। यहाँ पे बच्चे अपने मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जीरो से शुरू करके रिजल्ट तक चले जाते हैं, बस ये 3-4 महीने। तो ये 3-4 महीने का स्ट्रैटेजी आपका डिसाइड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं, आप कितना रैंक स्कोर करिएगा। ये सब ये 3-4 मंथ्स में ही डिसाइड होता है। लेकिन साथ ही साथ वैसे बच्चे जो इस वर्ष 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, साथ ही साथ नीट का भी एग्ज़ाम देना होगा उनको, वे थोड़े परेशान हो जाते हैं। वे थोड़े पैनिक हो जाते हैं, थोड़ा एंग्जाइटी आ जाता है उनमें। वे ये समझ नहीं पाते कि मैंने तो नीट के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो बोर्ड पे फोकस किया था, अब मैं क्या करूँ। तो उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है। दो तरीके के ही बच्चे होते हैं। एक जो शुरू से ही उनके दिमाग में ये फोकस या प्रायोरिटी डिसाइड होता है कि उन्हें नीट का एग्ज़ाम देना है। दूसरे जो ये मान के पढ़ाई कर रहे होते हैं कि मुझे तो 12th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, अब अचानक से उनको लगता है कि नीट का भी एग्ज़ाम देना है। तो दो तरीके के बच्चे। दोनों बच्चों को एक चीज़ क्लियर करना है कि आपने नीट का प्रिपरेशन किया है थ्रू आउट द ईयर या 12th बोर्ड के लिए पढ़ा है। दोनों ने तो सिलेबस एक ही है। जब सिलेबस सेम है तो फिर घबरा क्यों रहे हैं। आप 12th के लिए पढ़िए या नीट के लिए पढ़िए, पढ़ा तो आपने एक ही चीज़ है, क्योंकि सिलेबस सेम है। जब सिलेबस सेम है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। बस ये जो 3-4 महीने हैं, इसको सही तरीके से यूज़ करना है। कैसे? तो वैसे बच्चे जो अभी तक 12th के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे, मतलब कि उन्होंने सब्जेक्टिव पढ़ाई की है, तो उन्हें अभी 3-4 महीने में क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाने हैं। और ये जो 11th का बचा हुआ पोर्शन को रिवाइज करना है इन 3-4 महीनों में, क्योंकि वो 12th तो फ्रेश पढ़े हुए होते हैं, 11th थोड़ा सा भूला भूला या धुंधला धुंधला दिखता है। तो इन 3-4 मंथ में उन्हें 11th का रिवीजन करना है और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ दूसरे बच्चे जो नीट का प्रिपरेशन शुरू से ही कर रहे थे कि नहीं मुझे तो नीट का एग्जाम देना है, अब उनको लगने लगता है भारी कि मैंने तो पूरे साल एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, अब सब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। आपने भले ही एमसीक्यू सॉल्व किया है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपने रफ में कहीं तो सॉल्व किया है, तब जाके वो आंसर आया है। तो अभी तक आप जो रफ में सॉल्व करते थे उसे अपने कॉपी पे उतारना है, बस हो गया सब्जेक्टिव। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस 3-4 मंथ में आपको भी 11th के पोर्शन का रिवीजन करना है और आप जो करते आ रहे थे अभी तक सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी पलट पलट के देख लेना है। और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप दोनों बच्चों ने सिलेबस एक ही पढ़ा है। तो इसीलिए मैं बोला ये जो 3-4 मंथ का फेज है, ये ट्रांसफॉर्मिंग जोन है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी 3-4 मंथ का बनाएं और आराम से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बोला एमसीक्यूज पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्स। आपका रिसोर्स क्या है, इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो आपको भटकना नहीं है, तो सेलेक्टिव होना है। सेलेक्टिव होना है इसका मतलब ये कि आप जो भी एमसीक्यू सॉल्व करें वो नीट पैटर्न पे बेस्ड हो। दूसरा, एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी पार्ट को थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़े, बट कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा बायोलॉजी में कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा बायोलॉजी का जो फुल स्टॉप और कॉमा, ये फुल स्टॉप और कॉमा जितने भी हैं बायोलॉजी में, ये सारे खुद में क्वेश्चन है। उतने क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको बायोलॉजी में लाइन बाय लाइन हर एक फुल स्टॉप, हर एक कॉमा पे रुक के क्वेश्चन फ्रेम करना है। और उस क्वेश्चंस को फ्रेम करते हुए ये सोचना है कि एग्जामिनर कैसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है मुझसे। तो जब आपका हर एक फुल स्टॉप, हर एक कॉमा पे कमांड आ जाएगा, तो बायोलॉजी में आप बहुत अच्छा कर लीजिएगा। ठीक है।